हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा की अगर हम बात करें तो चचनामा में जो है किसकी चर्चा की गई है। सिंध का इतिहास की बात करें, यानी कि सिंधु मेरे यानी कि जो अरबों ने जो सिंध पर विजय किया था उसकी बात जो है चचनामा में की गई है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में है। तो ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, उर्दू और अरबी। आंसर हमारा हो जाएगा अरबी भाषा में जो है चचनामा लिखा गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमको जो है क्रम बताने कि पहले कौन सा काल आया है, फिर उसके बाद क्या आया है, तो ये सारी चीजें हमको बतानी। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। सबसे पहला है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल है, दूसरा है लौह युग, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है पाषाण काल। तो आप सभी लोगों को ये काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला आता है पाषाण काल, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आएगा ताम्र पाषाण काल, यानी कि 1 नंबर। फिर उसके बाद आएगा, देखिए पहला पाषाण काल आएगा, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल आएगा, उसके बाद कांस्य काल आएगा जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य युग को, यानी कांस्य की मात्रा अधिक थी इसीलिए उसे कांस्य काल कहा जाता है। और जो है तो पहले आएगा पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, देन आएगा कांस्य काल, फिर लास्टली जो आएगा वो होता है लौह युग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 4 1 3 2? ये देखिए हमारा सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 1 3, यानी कि पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल, तीसरा कांस्य काल और चौथा जो है लौह युग। तो आइए आगे आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ बात कह रही है कि अशोक के कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हमको पाए गए हैं वो 4 भाषाओं में मेनली हमको मिले हैं। 4 भाषाओं में हमको जो है अशोक के जो है अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्राह्मी भाषा में, दूसरा ग्रीक में, तीसरा अरमाइक में और चौथा जो है खरोष्टी लिपि में। अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो भारत में जितने भी हमको अभिलेख प्राप्त होंगे वो किस भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी में है। ठीक है, अगर हम वही बात करेंगे कि पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए खरोष्टी भाषा में है, और अफगानिस्तान में जितने भी अभिलेख मिले वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि यहाँ पास ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, तो सारनाथ धौली ये ब्राह्मी लिपि में है। शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है और इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया, इसमें जो है खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि का उपयोग इसमें जो है किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग आते हैं। एक सेकेंड, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। चलिए, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी का जो है पानी पीते थे सम्राट अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन ये भी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक मुस्लिम शासक, ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने होली त्योहार को भी मनाया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जो है होली त्योहार को भी मनाया था। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? वायलिन, तबला, गिटार, सितार। तो देखिए यहाँ दो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ दो सही है, दो मतलब दो दो ऑप्शन आपका सही है। पहला आपका तबला, दूसरा आपका सितार। अमीर खुसरो जो था वो दो वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, एक तबला, दूसरा सितार। तो यहाँ आपका दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल ही होते हैं, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो है डेट्स की, हम लोग डेट्स की बात करें तो जल्दी भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप सभी लोग को याद होगा, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहीं हम हल्दी घाटी का युद्ध की बात करेंगे, मैं कॉमा कर देती हूँ ताकि आप लोग जान जाए, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की बात करूंगी मैं तो 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बक्सर के युद्ध की बात करूंगी तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। वही घाघरा युद्ध की बात करूंगी तो कब हुआ था, तो 1529 में। 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। आप लोग जो है डेट्स देख के बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या करेक्ट होगा। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यानी 1 होगा, उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529, 4, 1, 4 जहां भी हो आंसर आप टिक कर दीजिए। देखिए 1, 4 दो दोनों में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4। उसके बाद क्या है कि 1526, 1529 और जो है 1576, यानी कि 1, 4, 2, 3। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एक ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, अच्छा ये सेकंड पेज में आ गए थे इसीलिए जो है नीचे चला गया। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देखते, 3 ऑप्शन में ही जो है करेक्ट करते हैं। कह रहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध का प्रयोग किसने किया? हिंद एवं सिंध का प्रयोग जो है इब्न बतूता ने किया था मोहम्मद बिन के शासन क्षेत्र में। इब्न बतूता, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में या दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो इब्न बतूता जो है एक अफ्रीकी यात्री है, ठीक है, अफ्रीकी यात्री है और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, ठीक है। तो आप लोग जो है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं भैया, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कह रहे करो या मरो का कौन सा सही सुमेलित करना है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने? गलत हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने कहा था? नहीं, ये भी गलत है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये आपका जो है तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था। तो आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? देखिए अभिनव भारत की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1904 में जो है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी और वीडी सावरकर ने जो है की थी। 1904 में वीडी सावरकर ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये लास्ट है, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें
तो अगर हम बात करें 4 बौद्ध संगीति हुई थी आपके, ठीक है, और ये चारों में से कोई एक नए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, आज हम लोग बात करते हैं। प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम हमारा हुआ था राजगीर में। किसके समय हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए किसके समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। अजात शत्रु के समय हुआ था, राइट। अजात शत्रु के समय हुआ था। मैं हाथ से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है, आप लोग जो है समझिएगा, ठीक है। तो मैं केवल ऐसे बोल दे रही हूँ, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके समय? काला शोक के समय। काला शोक के समय, काला शोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो जो है अशोक के समय। अशोक के समय जो है हमारा तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के समय, ठीक है। तो कनिष्क के समय जो है ये हुई थी। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ जो है कश्मीर में। तो आपके जो आज के क्वेश्चन है वो खत्म हुए, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन ही मैं लेके आई थी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख के जाइए और इससे रिलेटेड जो है पढ़ के जाइए। यूपीएससी में आने वाले इतिहास के क्वेश्चन की मेनली मैं बात कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोग ऐसे ही एग्जाम में क्लियर हो आप लोग का एग्जाम। तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।